आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव के मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। यहां पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताऊंगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है हर एक मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को इस चैनल में मिल जाएगा। और हिंदी इलेक्टिव का जो हमारा सेट 1 है, सेट 1 का सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को पहले ही करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा एक पैसेज है। एक्चुअल में यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये हमारा गद्यांश है और इसके नीचे अथवा देकर एक तो पद्यांश दिया गया है। एक्चुअल में कहा जाए तो ऊपर में गद्यांश है, फिर बीच में एक अथवा है, फिर नीचे हमें यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि या तो आप लोग ऊपर वाले गद्यांश का उत्तर दीजिए या फिर आप लोग नीचे वाले पद्यांश का उत्तर दीजिए। मतलब दोनों में से किसी एक का आपको उत्तर देना है। दोनों का उत्तर नहीं देना है बल्कि किसी एक का उत्तर देना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोनों का उत्तर बता दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है ना, इसलिए आप लोग हर एक चीज को पढ़ कर जाइए। तो देखिए यहाँ पर हमें जो पैसेज दिया गया इसको आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब यहाँ पर बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो पैसेज दिया गया है ये प्रदूषण को लेकर है। जो हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क क्या है देख लीजिए कि प्रदूषण की समस्या विज्ञान की देन है कैसे। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रदूषण की समस्या आज की एक बड़ी समस्या है। यह समस्या विज्ञान की देन है, बढ़ते हुए उद्योग धंधों से यह पनपी है। मतलब देखिए यहाँ पर जो प्रदूषण हमारा जो फैल रहा है, क्यों फैल रहा है? क्योंकि मतलब यहाँ पर जो उद्योग है ना, उद्योग यानी बड़े बड़े फैक्ट्री लगाए जा रहे हैं, मतलब जिससे क्या हो रहा है, एकदम बहुत ही अधिक मात्रा में प्रदूषण फैल रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका उत्तर। लिखना कैसे है अभी मैं आपको समझा दूंगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे देखिए क्वेश्चन में ख क्या है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो पर्यावरण किसे कहते हैं देख लीजिए, यहां से लेकर यहां तक आप लोग लिख दीजिएगा। ये हो जाएगा इसका उत्तर। क्या है कि हमारे चारों ओर प्रकृति का जो समूचा रूप दिखाई पड़ता है या महसूस होता है वही पर्यावरण है। तो यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर ख का सही उत्तर। और यहां पर ये वाला यहां से लेकर अगर आप लोग यहां तक लिख देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर क का सही उत्तर। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ग क्या है कि पर्यावरण और प्रदूषण में क्या संबंध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पर्यावरण अशुद्ध होना ही प्रदूषण है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ग नंबर का उत्तर। क्योंकि देखिए यहाँ पर पर्यावरण भी लिखा हुआ है और प्रदूषण भी लिखा हुआ है। यही एक लाइन है जहां पर पर्यावरण और प्रदूषण दोनों लिखा हुआ है एक ही साथ, ठीक है। तो ये हो गया दोनों में संबंध। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को ऐसे ही लिख देना है। ऐसे मैंने देखिए नीचे हर एक का आंसर लिख दिया है, आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग यहाँ से हर एक चीज को समझ सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर मैंने क्या क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा कि प्रदूषण की समस्या विज्ञान की देन है कैसे। तो देखिए प्रदूषण की समस्या विज्ञान की देन है क्योंकि प्रदूषण बढ़ते हुए उद्योग धंधों से पनपी है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। ख नंबर में क्या है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो हमारे चारों ओर प्रकृति का जो समूचा रूप दिखाई पड़ता है या महसूस होता है वही पर्यावरण है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ग नंबर में क्या है कि पर्यावरण और प्रदूषण में क्या संबंध है। तो पर्यावरण अशुद्ध होना ही प्रदूषण है। तो ये हो जाएगा ग का सही उत्तर। जैसे यहाँ पे देखिए अथवा दिया हुआ है, नीचे पद्यांश है। देखिए पद्यांश में क्या होता है, कुछ लाइन्स लिखा हुआ रहता है लेकिन इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ पड़ता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, आपको जो आसान लगेगा आप लोग उसी का उत्तर दीजिएगा। कौन नंबर में क्या है देखिए कि अनय का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताएं कि अन्य के सम्मुख क्यों नहीं झुकना चाहिए। तो अनय का अर्थ हो जाएगा अत्याचार या फिर अन्याय, और हमें किसी दूसरे व्यक्ति के मतलब सम्मुख किसी दूसरे व्यक्ति के सामने नहीं झुकना चाहिए। क्यों नहीं झुकना चाहिए? इससे हमारी जो आन बान शान है यानी जो हमारी जो मर्यादा है, मर्यादा खत्म हो जाती है। देखिए लिख दिया है मैंने कि अन्य के सम्मुख झुकने से हमारी आन बान शान यानी कि जो मर्यादा होती है ना ये खत्म हो जाती है। इसलिए हमें किसी दूसरे के सामने मतलब किसी दूसरे के सम्मुख नहीं झुकना चाहिए। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में ख क्या है देखिए कि मरण के मुख पर चरण धरों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो मतलब हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर मैंने नीचे इसका जो आंसर होगा मैंने लिख दिया है। देख लीजिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, देखिए ध्यान से कि मरण के मुख पर चरण धरों से कवि का तात्पर्य है कि वह मौत से न डरे अपितु मौत को अपने बस में करें। मतलब यहाँ पर जो मौत होता है, मौत से यहाँ पर डरने को नहीं कहा गया है बल्कि मौत को यहाँ पर अपने बस में करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर ग नंबर में क्या है कि पद्यांश में कवि क्या प्रेरणा दे रहा है। तो पद्यांश में कवि निम्नलिखित प्रेरणा दे रही है। क्या क्या दे रही है देखिए कि कवि ने बताया है कि व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए, किसी का आगे या फिर किसी के सामने
झुकना नहीं चाहिए, उसे किसी भी बात से डरना नहीं चाहिए, फिर चाहे वह डर मृत्यु का ही हो। मतलब किसी भी बात से नहीं डरना चाहिए, चाहे वह जो डर हो वह मृत्यु का क्यों ना हो। ठीक है, मृत्यु के डर को दूर कर व्यक्ति को खुशहाल जीवन जीना चाहिए। जो मृत्यु का जो डर है इसको दूर कर देना चाहिए और एकदम हंसते खेलते हुए जीवन जीना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा खंड ख यानी कि सेक्शन यहाँ पर 20 शुरू हो जाता है, आप लोग देख लीजिए। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा है, मतलब सेट 1 में भी मैंने आप लोगों से कहा था और अभी मैं सेट 2 में भी आप लोगों से कह रहा हूँ कि देखिए जो आप लोगों का ये जो खंड ख है, जहाँ पर इस प्रकार से निबंध आएगा, पत्र आएगा, इसका मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगा और बहुत ही जल्द इसका भी वीडियो आने वाला है। जब हमारा सारा मॉडल पेपर खत्म हो जाएगा तो हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, जो भी ट्रिक्स है हर एक ट्रिक्स को मैं आप लोगों के सम्मुख यानी आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, ताकि आप लोगों का तैयारी अच्छे तरीके से हो और आप लोग हर एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से कर पाएं। ऐसे में क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक अलग बताऊंगा, दूसरे स्टडी में अलग बताऊंगा, तीसरे स्टडी में अलग बताऊंगा, लेकिन जो ट्रिक होगा ना, एक ही ट्रिक से आप लोग दुनिया के किसी भी पत्र वगैरह को लिख सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा ट्रिक आएगा, थोड़ा सा सब्र रखिए। अब सेक्शन यहाँ पर जो सी है ये हमारा पाठ्य पुस्तक का है, किताब का है, एक एक करके देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर जैसे कि हमें यहाँ पर जो व्याख्या वाला करना है, यहाँ पर 2 ठो रहेगा, 2 ठो अथवा देखिए 2 ठो रहेगा और 2 ठो में से मात्र हमें 1 ठो का उत्तर देना है। और यहाँ पर हमें देख लीजिए 5 नंबर दिया जाएगा, 5 नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। इसका जो आंसर होगा, इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए इसका जो आंसर होगा कुछ इस प्रकार से इसका आंसर होने वाला है कि स्वर्ण और हीरे के स्वभाव का वर्णन करते हुए कवित्री कहती है कि जिस प्रकार सोने को आग में तपा लो, औजार से काटकर टुकड़े टुकड़े कर लो, किंतु वह अपने स्वभाव की लचक व अपनी चमक को नहीं छोड़ता। ठीक है, जो सोना होता है ना, सोना को आग में आप जला दो, मतलब जो औजार रहेगा उससे उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, लेकिन उसका जो चमक होता है वो चमक अपना कभी भी नहीं छोड़ता है। हीरे को कितनी भी तेज धार से काटा जाए अथवा अंगारों में डाला जाए, वह अपने स्वभाव की कठोरता को त्याग कर पिघल नहीं सकता। जो उसका कठोरता है, जैसे कि आप सबको पता होगा कि यहाँ पर जो सबसे जो कठोर पदार्थ जो होता है हीरा होता है। ठीक है, तो हीरा इतना कठोर होता है कि हम लोग उसको तोड़ नहीं सकते हैं। और बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए उसको तोड़ भी देंगे ना, जैसे वहां पर चाहे आप अंगार में डाल दो या फिर कोई भी तेज धार से उसको काटा जाए, लेकिन वो अपना कठोरता को नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी दुखों में अथवा किसी प्रकार के प्रलोभन में आकर अपने जन कल्याणकारी स्वभाव को बदलना नहीं चाहिए। देखिए जो मनुष्य होता है, मनुष्य को भी जैसे कि यहाँ पर स्वर्ण यानी कि सोने के जैसा, हीरे के जैसा अपना जो स्वभाव है, स्वभाव को बदलना नहीं चाहिए, बल्कि जैसा है वैसे ही रहेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लोभ के चलते कुछ भी कर देते हैं, तो ये सब चीज़ हमें नहीं करना चाहिए, जो कि यहाँ पर साफ साफ मैंने लिख दिया है। नीचे देखिए यहाँ पर अथवा देखिए जो हमारे पास नीचे जो ओरेक्ट यहाँ पर दिया गया है, इसका जो व्याख्या होगा कुछ इस प्रकार से होगा। देख लीजिए कि अंधेरा को देखकर हमारी आंखें दुखने लगती है, जब रात को यहाँ पर बुरे बुरे, ठीक है, बुरे बुरे सपने आने लगते हैं तो उनके प्राण सूखने लगते हैं। ये बुरे बुरे है, ठीक है, जब बुरा बुरा सपना आता है, खराब खराब सपना आता है तो प्राण सूख जाता है। जब रात में कुत्ते और सियार भौंकने लगते हैं तो उस समय पूरा सन्नाटा छा जाता है। मन के डर के सामने सुनहरी भोर नहीं आती है, अर्थात जीवन में केवल अंधेरा है, सुख काल्पनिक है। इसका माने क्या होगा, देखिए हमारे जो जीवन है, जीवन में देखिए मैक्सिमम दुख है, सुख बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन उसी सुख में हमें यहाँ पर मतलब खुश होना है, अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीना है। तो इसका ये हो जाएगा प्यारा सा सुंदर सा उत्तर, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर हमें मात्र 2 ही ठो प्रश्न का उत्तर देना है, एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर क क्या है कि जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना लिखिए। तो इसका मूल संवेदना क्या है, देख लीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता जाग तुझको दूर जाना। ठीक है, देखिए जो महादेवी वर्मा द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है, में स्वतंत्रता आंदोलन के परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। इस कविता में कवित्री ने देश के लोगों से कहा कि वह कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लें। देखिए पहला बात क्या है, जिस टाइम हमारा देश क्या था, गुलाम था, उस टाइम अंग्रेज जो थे ना हमारे ऊपर बहुत ही जुल्म करते थे, हम मतलब समझिए कि एक प्रकार शोषण करता था, बहुत ही मतलब कष्ट देता था हमें। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से यही बताया गया है कि इस कठिन परिस्थिति में मतलब लोगों को जागरूक करने का यहाँ पर ये जो लोकगीत है यानी ये जो जागरण गीत है ये काम किया था।
इसके लिए उन्हें सांसारिक मोह माया को त्यागना होगा। सांसारिक जो मोह माया है, ठीक है, इसको त्यागना पड़ेगा कि ये मेरा ऊ है, ये मेरा ई है, ठीक है, मेरा घर में ये है, वो है, नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि हर एक चीज को त्याग देना पड़ेगा। इसके लिए वे इसकी चिंता न करें, वे मंजिल की ओर चलते रहें, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कदम उठाते रहें। ये हो जाएगा इसका प्यारा सा उत्तर। क्वेश्चन नंबर ख क्या है कि बादलों का वर्णन करते हुए कवि नागार्जुन को कालिदास की याद क्यों आती है? तो देखिए, बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद इसलिए आती है क्योंकि कालिदास द्वारा रचित खंड काव्य मेघदूत में यक्ष ने बादलों को अपना संदेश देकर दूत के रूप में अपनी पत्नी के पास भेजा था। अपने संदेश का उत्तर पाने की आशा में वह बड़ी अधीरता से बादलों की ओर देखता रहता था, इसीलिए यहाँ पर नागार्जुन को कालिदास की याद आती थी। ये हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए जो हमारे पास जो ग नंबर में है इसका उत्तर क्या होगा, देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पर ये जो हमें ग नंबर में दिया गया क्वेश्चन क्या है कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं। कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते? घर में वापसी कविता के आधार पर लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। रिश्ते नहीं खुलने की व्यवस्था कवि ने बताई है। उसके घर में घोर गरीबी है, गरीबी के कारण रिश्तों में खिंचाव तनाव है। ताकि जाहिर सी बात है आजकल का दुनिया क्या है, मतलब जिसके पास पैसा रहेगा ना उसके पास दुनिया का सब कुछ है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको जो जानता भी नहीं है ना वो भी आपका दोस्त बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप गरीबी मतलब गरीबी से अगर आप लोग जी रहे हैं तो आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा, जो कि यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है, जिसके कारण सब एक दूसरे के सामने जाने से कतराते हैं। इस तरह सब में बातचीत बंद है। यह रिश्तों के मध्य व्याप्त मधुरता को कम कर देता है। करीब होते हुए भी अपने मन की बात को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर मात्र हमें 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क नंबर में क्या है, देखिए कि ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर लिखिए। देखिए ये जो ज्योतिबा जो फुले थी, ठीक है, ये मतलब एक्चुअल में क्या करती थी, जो ब्राह्मण एक्चुअल में कहा जाती थी, जो ब्राह्मण था ना, ब्राह्मण समाज का, ये मतलब जो ब्राह्मण समाज में जो कमियां थी, जो मतलब जैसे हम लोग आडंबर भी बोल सकते हैं इसको, मतलब जो भी कमियां वगैरह जो थी या फिर जिस प्रकार से मतलब धारणा था, ठीक है, छुआछूत वगैरह भेदभाव वगैरह का जो भी धारणा है, मतलब ये उनको मतलब ताना मारता था, उनको मतलब बोलता था कि ये गजब का चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात हो गया कि देखिए यहाँ पर इनका जो नाम है ना वो समाज सुधारकों की लिस्ट में इसलिए नहीं शामिल हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखिए क्योंकि जो मतलब इस लिस्ट को बनाने वाले थे ना, जो इस लिस्ट को बनाने वाले जो भी मतलब व्यक्ति थे, जो भी व्यक्ति इस लिस्ट को बना रहे थे, मतलब उन सभी व्यक्तियों का मतलब ये ज्योतिबा फुले विरोध कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है सर, मान के चलिए अगर यहाँ पर मैं इस लिस्ट को बनाऊंगा और अगर मेरा ही कोई विरोध करेगा तो मैं उसका नाम क्यों दूंगा? जाहिर सी बात यही है। तो यहाँ पर भी वही चीज हो चुका है, देख लीजिए, जो कि मैंने साफ साफ लिख दिया। देखिए कि ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार नहीं किया गया क्योंकि इसके निर्माता मतलब जो इसको बना रहे थे उस उच्च वर्गीय समाज का प्रतिनिधित्व करते थे जिसका ज्योतिबा फुले विरोध करते थे। वही बात हो गया, वे हमेशा ब्राह्मण समाज में व्याप्त आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध करते थे। वे समाज में ब्राह्मण समाज के वर्चस्व के विरोधी थे। वे सभी को समान अधिकार देने के समर्थक थे। मतलब उनका मतलब मकसद यही था कि सभी को समान हक मिले, भेदभाव छुआछूत ये सब ना हो। यदि उन्हें समाज सुधारकों की सूची में रख दिया जाता तो समाज की दशा कब की बदल गई होती। विकसित वर्ग के जो प्रतिनिधित्व करते थे वे समाज का सुधार नहीं चाहते थे एक्चुअल में। देखिए जाहिर सी बात है, अगर मान के चलिए अगर हमें कुछ ज़्यादा चीज़ अगर मिल रहा है तो जाहिर सी बात है हमने नहीं चाहेंगे कि मतलब ये चेंज हो। अतः उन्होंने समाज सुधारकों की सूची में उनका नाम न रखकर ज्योतिबा फुले के कार्यों को दबाने का प्रयास किया। ये हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर ख क्या देखिए कि खानाबदोश कहानी में आज के समाज की किन समस्याओं को रेखांकित किया गया। देखिए पहला, किसानों को घर परिवार चलाने के लिए गांव को छोड़कर शहर जाना, ठीक है, ये एक चीज दिखाया गया है। मजदूरों का शोषण दिखाया गया है। जातिवाद तथा भेदभाव भरा जीवन दिखाया गया है। स्त्रियों का शोषण दिखाया गया है। ये सारा का सारा चीज दिखाया गया है जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर ग क्या है देख लीजिए कि जिस प्रकार ट्रेन बिना इंजन के नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो से लेखक ने अपने देश की खराबियों के मूल कारण खोजने के लिए क्यों कहा है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो लेखक मानते हैं कि हिंदुस्तानी लोग आलस के कारण बेकार हो गए हैं। जाहिर सी बात है, उनकी जो योग्यताएं और क्षमताएं हैं वे आलसपन के कारण समाप्त हो गई है। अब उनमें नेतृत्व का गुण नहीं रहा। उन्हें ट्रेन के इंजन की भांति कोई ना कोई नेतृत्व करने वाला चाहिए। पूरे भारत में अलग अलग जाति, संप्रदाय आदि के लोग रहते हैं। इनमें स्वयं चलने की क्षमता है ही नहीं। इन्हें सदियों से एक बाहरी व्यक्ति ही अपने इशारे पर नचा रहा है। तो ये हो जाएगा इसका सुंदर सा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में 6 देखिए। और देखिए यहाँ पर जो मतलब लेखक का जो है ना
रचना वाला, इसका मैं एक धांसू ट्रिक लेकर आऊंगा, बिल्कुल आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। हमारा गजब गजब ट्रिक आता है जिसका आप सबको पता ही होगा, तो इसके लिए भी मैं ट्रिक लेकर आऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैंने आंसर को लिख दिया है, आप लोग नोट कर लीजिए, लेकिन इसका मैं ट्रिक भी लेकर आऊंगा। तो यहाँ पर सुधा अरोड़ा की रचनाएं हैं औरत की कहानी, काला शुक्रवार। महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं यामा, दीपशिखा, निर्जा। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में दो ही तो रचना बोला है और दोनों में से किसी एक का आपको लिखना है, दोनों का नहीं लिख देना है। अगर आप सुधा अरोड़ा का लिखना चाहते हैं तो आप लोग इसी का लिखिए, अगर आप महादेवी वर्मा का लिखना चाहते हैं तो आप महादेवी वर्मा का लिखिए, मतलब जिसका भी आप लोग लिखना चाहते हैं किसी एक का आपको लिखना है, दोनों जन का नहीं लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर जब भी अथवा का माने ये होगा, अथवा जब भी दिया रहे तो आपको ये काम करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताएं। देखिए जाहिर सी बात है, अगर हम लोग पाठ के आधार पर डिस्कस करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा मतलब अपना नॉलेज भी लगा सकते हैं। देखिए पहले के टाइम में प्रचार प्रसार क्या होता था, आप लोग अगर मतलब पुराना मूवी देखे होंगे तो एक आदमी होता था, एक नगाड़ा लेके बजा के, मतलब एक ढोलक टाइप का होता था, उसको बजा के पूरे गांव में बोलता था कि ये चीज मतलब इस प्रकार से प्रचार प्रसार करता था। अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, पेपर के माध्यम से इस प्रकार से अभी प्रचार प्रसार हो रहा है। इसी चीज को यहाँ पर मैंने सिंपल तरीके से और इजी तरीके से लिख दिया है, आप लोग एकदम आसानी से समझ सकते हैं, देख लीजिए। और यहाँ पर अथवा करके और एक तो नीचे प्रश्न है, इसका भी हम लोग उत्तर देखेंगे। जब भी अथवा वाला रहेगा, यानी इसका माने हो गया कि या तो आप लोग ऊपर वाले क्वेश्चन का उत्तर लिखिए या फिर आप लोग नीचे वाले क्वेश्चन का उत्तर लिखिए, और दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। लेकिन यहाँ पर तो मैं आपको दोनों क्वेश्चन का उत्तर बताने वाला हूँ, तो चलिए देख लीजिए एक एक करके दोनों का उत्तर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए तो देखिए हमारे पास ये जो प्रचार प्रसार वाला ये जो क्वेश्चन है, क्या है कि प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताएं। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा कुछ इस प्रकार से होगा कि प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में बहुत अंतर आया है। अब क्या क्या अंतर है देखिए, किसी वस्तु का प्रचार के लिए ढोल नगाड़े आदि बजाकर उसके विषय में घोषणा की जाती थी, ये पहले टाइम का बात हो रहा है। एक व्यक्ति रिक्शा, तांगे आदि में बैठ जाता था और उस वस्तु का पोस्टर लगाकर ढोल बजाते हुए जोर जोर से उसके विषय में बताता था। देखिए आप लोगों को बहुत सारे मूवी वगैरह में याद होगा कि सुनो 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 गांव वालों, इस प्रकार से बोला जाता था पहले के टाइम में। ठीक है, कुछ लोग घर घर जाकर अपने वस्तु का विज्ञापन क्या करते थे, कई बार नुक्कड़ों पर नाटक आदि के माध्यम से भी वस्तु का विज्ञापन किया जाता था। अब किसी भी वस्तु का प्रचार अखबार, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और मोबाइल फोन ने विज्ञापन को कई गुना तीव्र एवं प्रभावशाली बना दिया है। अभी के टाइम में जो मतलब एडवर्टाइजमेंट यानी कि जो विज्ञापन होता है टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, ये सब माध्यम से भी होना शुरू हो गया है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्यारा सा सुंदर सा उत्तर, इसको नोट कर लीजिए। और इसके नीचे जो अथवा वाला जो प्रश्न था इसको भी आप लोग देख लीजिए, इसका भी उत्तर किस प्रकार से क्या होगा। तो इसका जो उत्तर है यहाँ पे, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या है कि हुसैन की कहानी अपनी जवानी पाठ में, यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर जुबानी बोलिए सबसे बेस्ट रहेगा, यहाँ पर अपनी जुबानी। ठीक है, अपनी जुबानी। क्या है कि हुसैन की कहानी अपनी जुबानी पाठ में मकबूल के पिता के व्यक्तित्व की कौन कौन सी बातें उभर कर आई है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि मकबूल के पिता उनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे। ठीक है, मकबूल के दादाजी की मृत्यु के बाद मकबूल के पिता को उनकी चिंता सताने लगी। उन्होंने सोचा कि उनका पुत्र किसी शोक में न चला जाए, यानी कि डिप्रेशन में न चला जाए, इसलिए उन्होंने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया ताकि वह दूसरे बच्चों के साथ रहे और उसका मन भी लग जाए। मतलब एक्चुअल में होता क्या है, जो मकबूल थे उनके जब दादाजी का जब मौत हो जाता है, मर जाते हैं उनके दादाजी, तब मकबूल एकदम बहुत ही चिंता करना शुरू कर देता है, रूम से नहीं निकलता था, बहुत ज़्यादा रोता था। तो पिताजी सोचा कि नहीं, अब तो मकबूल यहाँ पर अब डिप्रेशन में चला जाएगा, शोक में चला जाएगा, इसलिए उन्होंने बोर्डिंग स्कूल में उनका दाखिला करा दिया, एडमिशन करा दिया। यही सोचकर करा है कि मतलब दूसरे बच्चों के साथ मिलेंगे, मतलब मिलकर रहेंगे और उनका मन भी लग जाएगा। उनके पिता उनकी प्रतिभा की कद्र करते थे, उनका समर्थन भी करते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको तथा लिखिएगा, क्या है तथा। ठीक है, तथा मकबूल की हर खुशी देखकर बहुत ही प्रसन्न रहते थे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि मकबूल का मतलब जो खुशी, मकबूल जब खुश हो जाते थे तो उनको देखकर पिताजी भी प्रसन्न हो जाते थे। इसलिए तो मकबूल के कहने पर उन्होंने बेंद्रे साहब से ऑयल पेंटिंग का सारा सामान मंगवाया भी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है इसमें भी 2 प्रश्न अथवा देके दिया गया, देख लीजिए। यहाँ पर 1 प्रश्न है और अथवा है, नीचे 1 प्रश्न है। इसका मतलब हो गया या तो आप लोग ऊपर वाले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए या आप लोग नीचे वाले
क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। देख लीजिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है, देख लीजिए कि आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि लेखक का अपने दादा से विशेष लगाव रहा। देखिए इसका उत्तर क्या होगा। लेखक के दादा की मृत्यु ने उसे बहुत दुख पहुंचाया। यह उसके लिए बड़े सदमे से कम नहीं था। वह गुमसुम हो गया और किसी से बातचीत नहीं करता था। देखिए बात को समझिए, जैसे लेखक के दादाजी की मतलब मृत्यु हो जाती है तो लेखक एकदम गुमसुम सा रहने लगा, किसी से बातचीत नहीं करता था, दादाजी का जो रूम था उसी में रहता था, बहुत ज़्यादा रोता था। दादा की मृत्यु के बाद वह कई दिनों तक दादा के कमरे में ही बंद रहा। दादा की पुरानी अचकन पहनकर वह उन्हीं के बिस्तर पर लेटा रहता। इस तरह वह अपने दादा के पास ही सोने का आभास करता। इन सारी बातों से पता चलता है कि उसे दादा से विशेष लगाव था। ये हो जाएगा इसका उत्तर। देख लीजिए इसका जो अथवा वाला है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हुसैन की कहानी अपनी, यहाँ पर देखिए कहीं कहीं पर जवानी है, कहीं कहीं पर जुबानी है, ठीक है, तो जो भी होगा देख लीजिए जुबानी, ठीक है। पाठ में किन किन चित्रकारों का जिक्र हुआ है, तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किन किन चित्रकारों का जिक्र हुआ है। तो एक मकबूल फिदा हुसैन, ठीक है, मतलब मकबूल भी बोलिए मकबूल बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक वीरेंद्र साहब और एक बेंद्रे, ये 3 आदमी का यहाँ पर जिक्र हुआ है। एक्चुअली ये खुद लेखक थे, लेखक है, ये लेखक का नाम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इस मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका उत्तर। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसको आप लोग देख लीजिए, अच्छी तरीके से नोट डाउन करिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।